बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? यकीनन आप खैरियत से होंगे। आज हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ी, प्रोटॉन्स की पढ़ी, न्यूक्लॉन्स पढ़ी मतलब सारी चीज़ों की हमने डिस्कवरी पढ़ ली थी। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ लिए थे। आज एक नई डिस्कवरी है। रदरफोर्ड ने जो मॉडल पेश किया आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसका टॉपिक का नाम लॉन्ग क्वेश्चंस में अक्सर क्या आता है, हम आज असल में डिस्कवरी पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई आज हम ये देखेंगे। न्यूक्लियस को डिस्कवर करने के लिए हमें रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ना है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या है। अब इसकी हिस्ट्री ये है कि 3 बंदों ने करीबन 1911 के अंदर ये बात की, एक्सपेरिमेंट किया। मेन रदरफोर्ड ही था, मतलब दैट वाज रदरफोर्ड। नंबर 2 उसका एक दोस्त था गेगर। गेगर काउंटर था वैसे, गेगर तो कई थे ना केमिस्ट्री में। हाँ, एक और भी था मार्सडन। ये उसके दोस्त थे, कुलीग थे। इन दोनों के साथ मिलके रदरफोर्ड ने ये काम किया। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, उसने क्या किया, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, एक उसने ब्लॉक लिया, याद है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में। एक ब्लॉक लिया, किसका बना हुआ था याद है आपको? लेड का। लेड का ब्लॉक लिया और इसके अंदर उसने यहां पे सोर्स रख दिया। कोई कोई भी रेडियो एक्टिव रख दें, रेडियम रख दें, पोलोनियम रख दें। फर्ज करें मैंने पोलोनियम रख दिया। अगर ये पोलोनियम है तो ये क्या करेगा, ये अल्फा पार्टिकल्स खारिज करेगा। यहाँ पे पिन होल है, सुराख है, यहां से क्या निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। और आपको मैंने कहा था अल्फा पार्टिकल्स को किससे डिनोट किया जा सकता है, आपको मैंने कहा था डबल पॉजिटिव से या 2 पॉजिटिव से, क्योंकि ये हीलियम के न्यूक्लियाई है। मतलब क्या, मतलब आपको मैंने बताया था कि फर्ज करें ये पोलोनियम है। अगर ये पोलोनियम है, ये अल्फा पार्टिकल्स को खारिज करेगा। हीलियम मैस कितना होता है आपको याद है? एटॉमिक नंबर 2 होता है, मैस 4 होता है। अगर भूल गए हैं तो वो आप न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जाके देखिए प्लीज। पोलोनियम का मैस कितना होता है? 216। 4 नंबर मैस, मतलब निकल गया। अच्छा, 4 निकल गया, बाकी कितना रह गया? 212। जबरदस्त। वो कौन फिर है जी? 212। हाँ, इसका मतलब वो तो लेड बन गया। 212 तो उसका मैस है। तो फिर इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2 निकल गया। तो 84 में से एटॉमिक नंबर 82, मतलब जबरदस्त। मतलब हमें समझ आ गई कि कोई आइसोटॉप नहीं है, बल्कि 82 एटॉमिक नंबर कोलंबस ही है, पीबी ही है, लेड है। चलो खैर, ये आपके नॉलेज के लिए। वैसे एंटीटेस्ट के लिए अल्फा पार्टिकल्स निकले, मतलब हमने क्या किया, ही उसने एक्सपेरिमेंट कैसे करवाया, ही टुक अ गोल्ड फॉइल, एक गोल्ड की फॉइल ली, अ गोल्ड फॉइल ऑफ द थिकनेस 0.00। ये एक गोल्ड की फॉइल 0.00004 सेंटीमीटर, 4 जीरो के बाद 4 टोटका 4 जीरो के बाद 4, इंतहाई बारीक पन्ना लिया। इंतहाई बारीक, बिल्कुल इंतहाई बारीक, मतलब कागज की तरह इंतहाई बारीक। 0.00004 सेंटीमीटर कितना हो सकता है, मतलब बहुत बारीक। गोल्ड का, गोल्ड का। अब उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स इसमें से गुजर सकते हैं इस इतनी बारीक गोल्ड की फॉइल से। ठीक है जी, जाने दो जी, टकराने दो जी। और उसने इसकी साइड पे एक एक उसने ऐसे में इसकी साइड पे डिटेक्टर रख दिया, जिसके ऊपर कोटिंग की हुई है। किसकी कोटिंग की हुई है? जिंक सल्फाइड की, ZnS की, इसके अंदर वाली साइड पे।
क्या मतलब, इसका हमें क्या फायदा होगा? इसका हमें फायदा ये होगा कि इसके ऊपर जब जाके पार्टिकल टकराएंगे हमें धब्बे बन जाएंगे, लाइट नजर आएगी, फ्लैशेस नजर आएंगे। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स गए, साथ टकराए, बहुत से पार्टिकल गुजर गए और इस डिटेक्टर के साथ हमें नजर आए, इस डिटेक्टर में नजर आएंगे, मतलब वहां पे फ्लैशेस नजर आएंगे, हमें पता लग जाएगा, इसकी मदद से हम कंक्लूजन निकाल सकेंगे। ये क्या है? ये है जी गोल्ड की फॉइल। उसकी थिकनेस मैंने आपको बता दी। क्या हम एक्सपेरिमेंट किया? हम एक्सपेरिमेंट ये किया, अ गोल्ड foil was bombarded by the alpha particles which were emitted from a radioactive metal, that is polonium, that was kept in within the lead block. A detector was used for the detection of the alpha particles that was coated with the zinc sulfide, ZnS की इसके ऊपर कोटी की। कभी सर्कुलर पैमाना देखा है? ये गोल्ड की फॉइल है ना, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल टकराएंगे ना, इसके साइड ऐसे पैमाने की तरह। पैमाने की तरह क्या मतलब? मैं बताना ये चाहता हूं कि जब ये ऐसे पैमाना उसके ऊपर स्केल है और ये ऐसे स्क्रीन है, तो जब ये इसके ऊपर एंगल जितना भी चेंज होगा, पार्टिकल्स आए यूं मुड़ गए, तो उनका एंगल भी पता लग जाएगा कि कितने एंगल पे मुड़े हैं। इसलिए ये यहां से शुरू किया मैंने, मतलब ये ऐसे पूरा सर्कुलर शेप में डिटेक्टर लगा हुआ है। जबरदस्त। दिस इज द एक्सपेरिमेंट, मतलब 3 लाइनों के अंदर जो मैंने इंग्लिश में बोली है सारी, बस। एक्सपेरिमेंट के बाद नताइज क्या निकाले उसने, इसकी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस उसने 3 की है। 3 ऑब्जर्वेशंस मैं लिख रहा हूं, हिस्ट्री, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद आपने क्या पढ़ना है? ऑब्जर्वेशंस। जी, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस 3 है। उसने कहा कि मोहतरम फर्ज करें गोल्ड की फॉइल को बड़ा करके दिखा देता हूं, उसके नताइज के बाद जो हमें समझ आई, ये फर्ज करें ये एटम है, फर्ज करें ये एटम है, ये एटम है, इस तरह। हमें क्या कंक्लूजन निकला? हमें ये कंक्लूजन निकला कि इसमें से बहुत से पार्टिकल्स गुजर गए हैं। जबरदस्त, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स गुजर गए। नंबर 1 कंक्लूजन हमें उस डिटेक्टर के जरिए पता लगा। क्या? कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं विदाउट डिफ्लेक्शन, मतलब बगैर मुड़े, अनडिफ्लेक्टेड, विदाउट डिफ्लेक्शन या अनडिफ्लेक्टेड। दूसरा नतीजा जो हमें पता लगा, सामने कुछ एक क्या हो गए हैं? डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल, एट लार्ज एंगल, बड़े एंगल पे मुड़ गए। मसलन ये मोहतरम जा रहे हैं, पार्टिकल गए, ऐसे टकराए और यूं मुड़ गए, ये गए, ऐसे टकराए और यूं मुड़ गए। ओ ये यहां कर देता हूं, ऐसे मुड़ गए, क्योंकि आपको समझाना मकसद है ना। वैसे तो उसको टकराएगा फिर आगे मुड़ जाएगा। वो मेरे पास तो ये परत ऐसे लगी ना, बारीक परत लगी है, उसके अंदर गए और यूं मुड़ गए। अगर वो दरमियान में टकरा देता तो क्या होता? जैसे वो टकरा रहा था, गया, ऐसे रीबाउंड्स बैक। हाँ, अ फ्यू, तीसरे नंबर पे चंद एक रीबाउंड्स बैक। ये हमारे क्या थे? ऑब्जर्वेशंस थे। इससे हमें क्या समझ आई? इससे हमें ये समझ आई, हम इसके कंक्लूजन्स निकालते हैं। लो जी, पॉस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट्स क्या बनेंगे? पॉस्टुलेट्स ऑफ
रदरफोर्ड मॉडल या कंक्लूजन। कंक्लूजन ये निकला, मैं कंक्लूजन, अच्छा मैं बताता हूं, पासवर्ड्स ज्यादा लिखें, कंक्लूजन एक लाइन का अलग लिखें, मैं ये ज्यादा हेडिक हो जाएंगी। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि देयर इज समथिंग दैट इज द पॉजिटिव चार्ज बिकॉज by striking the alpha particles, these were rebounds back. Alpha particles were having the positive charge. So there is a positive charge that is within the nucleus. That massive part is known as nucleus, मरकज। मरकज कोई सेंट्रल पार्ट, कोई बहुत छोटी सी जगह है, टाइनी सी जगह है। क्यों भाई? चंद एक पार्टिकल्स मुड़े हैं ना, सारे तो नहीं मुड़े ना, चंद एक पार्टिकल्स मुड़ गए हैं, मतलब कोई छोटी सी शय है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अंडरस्टैंड? ये हमारा क्या हुआ, मतलब हमने, सो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। अंडरस्टैंड? पासवर्ड्स क्या है? पासवर्ड्स ये है कि इसके अंदर कोई एक पॉजिटिव मैसिव टाइनी छोटा सा पार्टिकल है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। दैट वाज नेम्ड एज न्यूक्लियस। उसको हमने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस का नाम दे दिया। एक और हमने इलेक्ट्रॉन्स कहां है जी? अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कहां है? इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिव है तो ये क्या कर रहे होंगे? ये जी रिवॉल्व कर रहे होंगे अराउंड न्यूक्लियस। इसीलिए बहुत ज्यादा पार्टिकल्स गुजर गए हैं। तो फिर हमें क्या समझ आई कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स क्योंकि अनडिफ्लेक्टेड गए हैं, इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला। मैं शॉर्टकट पॉइंट लिख रहा हूं, पेपर में ऐसे बस सिर्फ इतना नहीं लिख देना, वो तो आप जहां से याद करते हैं पूरा पूरा जुमला बना के लिखना है ना। मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स वर अनडिफ्लेक्टेड, सो this was concluded that there is much more empty spaces. There are much more empty spaces. एटम के अंदर बहुत ज्यादा क्या, मतलब हम एटम की शनाख्त पढ़ रहे हैं ना कि एटम कैसा होगा। बहुत से पार्टिकल्स गुजर गए, मतलब वहां पे खाली जगह है, खाली स्पेसेस है, एम्प्टी स्पेसेस है। और जहां छोटे से सिर्फ कोई शय होगी जिसके साथ टकरा के वो मुड़ गए, और जो उसके सेंट्रल पार्ट में मुड़े, मतलब बिल्कुल टकराए, वो वापस आ गए। जो उसके किनारे के साथ टकराए वो लार्ज एंगल पे मुड़ गए, लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। अच्छा, हमें फिर क्या समझ आई? हमें एक और बात भी समझ आई कि ओवरऑल जितने प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव पार्ट्स हैं, वो सारे न्यूक्लियस के अंदर हैं। इसके अलावा भी सारे पार्टिकल्स, अदर पार्टिकल्स भी, जो जैसा कि न्यूट्रॉन्स हैं, वो भी न्यूक्लियस के अंदर हैं, उन्हें नाम दे दिया गया न्यूक्लियॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन कहां है? इलेक्ट्रॉन तो बाहर है। तो अगला पॉइंट फिर हम क्या कहेंगे? ओवरऑल एटम जो है वो क्या है? न्यूट्रल है। इसका मतलब जितने प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके साइड पे रिवॉल्व कर रहे होंगे, इसीलिए ओवरऑल एटम न्यूट्रल कहलाएगा। ये उसने चंद एक कंक्लूजन निकाले, चंद एक पासवर्ड्स निकाले कि बहुत से पार्टिकल्स गुजर गए एम्प्टी स्पेसेस, चंद एक डिफ्लेक्ट हो गए, कोई शय है पॉजिटिव। अच्छा, वो पॉजिटिव शय का नाम क्या रख दिया? न्यूक्लियस रख दिया। हाँ, अब हमने क्या करना है? अब हमने पढ़ने हैं कि चंद एक इसमें डिफेक्ट्स हैं। मोहतरम, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, हमें पता लगा जी एटम न्यूट्रल है, हमें पता लगा जी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं साइडों पे, हमें पता लगा जी सारे का सारा मैस न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं। आज हमें न्यूक्लियस के बारे में पता लग गया कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रखने वाले अल्फा पार्टिकल मुड़े हैं, पॉजिटिव शय पॉजिटिव से टकरा के ही मुड़ी होगी। अंडरस्टूड? लेकिन एक मसला है, इट वॉज द बिग स्टेप, ये भी पास समझ सकते हैं, फॉर द
स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसमें चंद डिफेक्ट्स हम पढ़ने लगे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेप है। यहां से बातें शुरू हो गई, लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया, भाई चेक करो एटम कैसा है, कैसा है एटम। बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है, यकीन मानिए बड़ी बात है। आज का एटम तो बहुत एडवांस, हम उसके अंदर तक पहुंच चुके हैं। डायराक, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, अब हम मतलब क्या कमाल करती है उसके अंदर की बातें। हो लेकिन इन सब को राह दिखाने वाला कौन है? 1911 1911 में ही वॉज रदरफोर्ड। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, खुदारा डिफेक्ट्स पढ़ने के बाद ये मत कहना कि रदरफोर्ड को क्यों पढ़ाया है। किसी शय में डिफेक्ट है, खराब है, छोटी सी खराबी है, गलत नहीं है वो। उसके कंक्लूजन एक बिग स्टेप थे टुवर्ड द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आज ये देखते हैं चंद एक बातें हमें जो हजम नहीं हो रही। बहुत बड़ी, शुरू में बेशक हिस्ट्री के साथ लाइन लिख लो। बेस ऑफ द मॉडल, इट वॉज बेस्ड अपॉन, ये रदरफोर्ड मॉडल वाज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। हाँ, क्लासिकल थ्योरी पे डिपेंड करता है। आप पॉइंट हेडिंग बना सकते हैं, क्लासिकल थ्योरी, या इसकी हेडिंग आ सकती है लॉ ऑफ मोशन। डिफेक्ट्स के बाद या पास्टुलेट्स के बाद आप ये भी हेडिंग एक बनाएंगे, स्पेशल बनाएंगे, प्लैनेटरी सिस्टम। ही प्रपोज दैट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज जस्ट लाइक एज प्लैनेट सिस्टम, निजाम शमसी की तरह। ये सूरज है, ये सियारे घूम रहे हैं, हूबहू ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। जैसे चूड़ी में कोई चीज घूमती है, चूड़ी सर्कल पाथ में। अब तो एटम 3D, हम उसके अंदर है ना, बॉल की तरह नहीं। अब रदरफोर्ड क्या कहता है? कहता है ये न्यूक्लियस है, इस ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ऐसे निजाम शमसी की तरह। सो आपने ये हेडिंग अलग बनानी है, प्लैनेटरी सिस्टम, प्लैनेटरी सिस्टम। ही प्रपोज दैट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज जस्ट लाइक एज प्लैनेटरी सिस्टम, electrons are revolving around the nucleus. So overall atom is neutral. The number of neutrons, electrons and protons are equal. जितने भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन, उतने ही बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स। ओवरऑल क्या होगा? न्यूट्रल होगा। So his model was based upon the law of the gravity, classical theory, just like as a planetary system. So this theory cannot be, हम डिफेक्ट क्या पढ़ रहे हैं कि his model was based upon the law of gravity, classical theory, just like as a planetary system. So this theory can't be applied for, इसे अप्लाई नहीं कर सकते किसके लिए? चार्ज्ड पार्टिकल्स के लिए। चार्ज पार्टिकल के लिए इसे अप्लाई नहीं कर सकते। प्रोटॉन पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, जमीन में कोई चार्ज है, सूरज पे कोई चार्ज है। वो चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर वो वाली थ्योरी हम कैसे अप्लाई कर दें? वो इतने बड़े मैसिव पार्टिकल्स हैं, जमीन है, सियारे हैं, और ये इंतहाई टाइनी पार्टिकल्स हैं, और ये बगैर, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो बगैर चार्ज के हैं। लिहाजा उनकी थ्योरी चार्ज पार्टिकल्स पे अप्लाई मत कीजिए, पहला डिफेक्ट। दूसरा, पहला हो गया क्लासिकल थ्योरी या लॉ ऑफ मोशन। सो दिस थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड अपॉन द चार्ज पार्टिकल्स। ये हमने उसका डिफेक्ट, ऐसे जैसे मैंने इंग्लिश में बोला है ऐसे लिखना है। लिहाजा पहला हो गया क्लासिकल थ्योरी। दूसरा, अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम।
हो अच्छा, अनएक्सपेक्टेड एग्जिस्टेंस, इट विल कोलैप्स। क्या मतलब? उसने कहा इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, अच्छा, अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जबरदस्त। कोई खास स्पेसिफिक उसने ऑर्बिट्स की तारीफ नहीं की थी, ऑर्बिट्स के बारे में कंसेप्ट बाद में आया था। अगर ऐसे घूमते हैं इस पे उसने बहस नहीं की। अगर ऐसा है तो बिलाल साहब नेगेटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रॉन को जब न्यूक्लियस पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऑर्बिट कम होता जाएगा। मतलब ऐसे आहिस्ता 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 क्या करेगा, वो नेगेटिव चार्ज रखने वाला इलेक्ट्रॉन खींचा चला आएगा और जाके एनर्जी भी खारिज करता चला आएगा, और एनर्जी खारिज करते 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 आके एंड पे कहां करेगा, इट वुड फॉल इन विद इन द न्यूक्लियस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल it is continuously attracted, so it will continuously emit the energy and will fall within the nucleus, atom will collapse, फट जाएगा, खत्म हो जाए। तो दुनिया कैसे है, जमीन खत्म, हर चीज खत्म, मैं खत्म, आप खत्म, ये जितनी दुनिया की सारी चीजें इसके अंदर एटम कैसे स्टेबल, ये सारी चीजें कैसे खड़ी हैं। एक दिन पहले भी बताया था, मोशन बड़ी चीज है, ये जमीन सारी, ये सब कुछ चल रहा है, ये मोशन की वजह से चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से चल रहा है, इसके अंदर बड़ी स्टेबिलिटी है। ये सारी मोशन आप इलेक्ट्रॉन की मोशन को रोक दें, ये सारी जमीन की आप मोशन को रोक दें, ग्रेविटेशनल फोर्स, हर चीज रुई के गालों की तरह उठती फिरेगी, और फिर आप कहेंगे ये है क़यामत का मंजर। पता नहीं कहां जा रहा हूं मैं, खैर वापस आओ, सॉरी। मैं बताना ये चाहता था कि दिस इज ऑल्सो द डिफेक्ट, क्या कि हिज मॉडल, अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल, electron should be continuously attracted toward the nucleus, it will fall within the nucleus, so atom will collapse. तीसरा डिफेक्ट, if this is true, अगर ये सच है तो फिर बिलाल साहब, अगर ये सच है कि if the electron is continuously attracted by the nucleus and it is attracted toward the nucleus, उसकी तरफ चलता आएगा, it will emit the continuously energy। कोई चीज में जितनी अट्रैक्शन पैदा होती जाती है, सिखाया था, अट्रैक्शन पैदा होती जाती है, एनर्जी कम होती जाती है, मतलब वो एनर्जी कहां जाती है, एनर्जी रिलीज होती जाती है। जब वो एनर्जी रिलीज होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी, तो कंटिन्यूसली अट्रैक्शन से कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट होगी, तो स्पेक्ट्रम कौन सा होना चाहिए, सो देयर शुड बी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ एटम according to Rutherford model, because if the electron is continuously attracted toward the nucleus, it should emit the energy continuously, so there must be continuous spectrum। कौन सा होता है, आपने बायोलॉजी के 11वें चैप्टर में कुछ तस्वीरें पढ़ी होंगी कि कलर के अंदर कलर मिक्स है, हम भी पढ़ेंगे 5वें चैप्टर के अंदर आगे जाके। मसलन ये कलर है, इसके अंदर दूसरा कलर शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, ये आहिस्ता आहिस्ता लाइट हो रहा है, और इसी के अंदर दूसरा कलर आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया है, और ये हाईलाइट ज्यादा गहरा होगा, आहिस्ता आहिस्ता हल्का हो जाएगा, जैसे हल्का होगा इसी के अंदर हल्का हल्का दूसरा कलर शुरू हो गया है। मतलब कलर्स आर नॉट सेपरेटेड बाय द लाइंस, इसे कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कभी कौसे कजा देखी, धनक पींग आसमान के ऊपर ऐसे बनती है, वो जब सूरज की रोशनी आती है, वो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, वो ड्रॉप्स के साथ वाटर के अंदर जाती है, डिफरेंट एंगल से निकलती है, अंदर से वो लाइट जो होती है सूरज की, वो तमाम उसकी वेवलेंथ लैदा हो जाती है, और हर वेवलेंथ का मैंने आपको बताया था, हर वेवलेंथ का अलग अलग रंग होता है, ये मैं स्पेक्ट्रम में समझाऊंगा। फिर वो स्पेक्ट्रम क्या बन जाता है, हमें स्पेक्ट्रम क्या नजर आता है, कलर्स नजर आते हैं, और अगर कलर एक दूसरे के अंदर मिक्स हो, जैसे वो धनक के होते हैं, कौसे कजा के होते हैं, रेनबो आपकी जुबान में रेनबो, उसमें कलर एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं, उसे कहते हैं कंटिन्यूस, कलर मिक्स है, देयर आर नॉट बाउंड्रीज, कलर्स आर नॉट सेपरेटेड बाय द लाइंस। लेकिन एटम में ऐसा नहीं होता, हाइड्रोजन लो, सोडियम ले लो, सोडियम,
गरम करो, गरम करो, गरम करो, इतना गरम करो इसके अंदर से बहुत अंदर से ब्लूइश, इसके अंदर से लाइट निकलेगी। हाइड्रोजन लो, उसके अंदर से ब्लूइश लाइट निकलेगी। कोई भी गैस ले लो, गरम करो, वोल्टेज दो, करंट गुजारो हाई, इसके अंदर से लाइट निकलेगी, उसके अंदर से कलर्स नजर आएंगे और ये कलर्स मिक्स नहीं होते। इन कलर्स के दरमियान में लाइनें होती हैं। ये आप स्पेक्ट्रम वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि सोडियम की 2 येलो लाइंस नजर आती हैं। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बहुत प्यारा है, मैं आपको दिखाऊंगा। क्या बताना चाहता हूं कि एटम्स का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कलर्स मिक्स नहीं होते, दरमियान में लाइनें होती हैं। सो अगर कंटिन्यूसली एनर्जी खर्च होती है तो देयर शुड बी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट दिस इज डिफेक्ट बिकॉज द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स इज ऑलवेज लाइन स्पेक्ट्रम। सो ये 3 डिफेक्ट हैं किसके, रदरफोर्ड मॉडल के। और आखिरी हेडिंग वो आपको थोड़ी पहले मैंने बता दी है, आपने क्या बनानी है, प्लैनेटरी सिस्टम। अंडरस्टैंड, वो मैं पहले वजाहत कर चुका हूं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दोबारा मुलाकात होगी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में अंदर। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।